ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे। देखो लास्ट क्लास में भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को देखा था, लेकिन वो था मैथमेटिकल मेथड। आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, और बेसिकली आपके पेपर्स में ग्राफिकल मेथड ही पूछा जाता है। ओके, लेकिन उसे समझने से पहले हम ये देखते हैं कि ग्राफ क्या होते हैं, व्हाट आर ग्राफ्स। ओके, तो अगर हम बात करें ग्राफ्स की, व्हाट आर ग्राफ्स। ग्राफ बेसिकली होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अभी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? एक्चुअली ग्राफ होता क्या है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैथ्स में तो हमने बहुत पढ़ा हुआ है। जैसे ये सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है, इस तरह के ग्राफ हमने पढ़े हुए हैं। अब बेसिकली यहाँ जो चीज़ हमें याद रखनी है, हमारे सिलेबस में दो तरह के ग्राफ हैं, ठीक है। फर्स्ट स्पीड टाइम, साथ ही साथ वेलोसिटी टाइम। दूसरे तरह के जो ग्राफ हैं वो है डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम। देखिए ग्राफ तो और भी बहुत हैं, जैसे एक्सेलरेशन टाइम है, लेकिन वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, हम सीनियर क्लासेस में देखेंगे, या जब हम एनटीएससी वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एट प्रेजेंट ये हमारे सिलेबस में है, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम और साथ ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ग्राफ का हम यूज कर क्यों रहे हैं। जैसे एग्जांपल, किसी बॉडी ने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं तो हम उस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट दिस लाइन रिप्रेजेंट्स 5 किलोमीटर। या किसी बॉडी की स्पीड है सपोज 50 किलोमीटर पर आवर, तो हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ का मतलब क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज अ ग्राफ। ओके, तो अब हम देखते हैं ग्राफ के बारे में। देखो ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इन सब में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ग्राफ में जो हमारी एक्स एक्सिस होती है, इस पे हमेशा क्या रहता है? टाइम। और यहां अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो यहां क्या हो जाएगा? स्पीड। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहां वाई एक्सिस पे वेलोसिटी हो जाएगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वाई पे डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वाई पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एग्जांपल, सपोज मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले रहा हूं, दिस इज डिस्टेंस, सो डिस्टेंस विल बी ऑन वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो टाइम को भी वाई एक्सिस पे ले सकते हो, डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पे ले सकते हो, लेकिन जनरली जो स्टैंडर्ड होता है वो ये होता है कि टाइम हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं और जो हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब वाई एक्सिस पे आता है। ओके, अब आते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, सपोज मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब इसका क्या मतलब है? कुछ आइडिया आपको लग रहा है इसका क्या मतलब है? मैंने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया और एक लाइन ऐसे रिप्रेजेंट कर दी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी इज एट रेस्ट। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखो मान लो ये ओरिजिन है और ओरिजिन से कुछ दूरी पे, सपोज मान लो 40 किलोमीटर्स, ये जो दूरी है, दिस डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर। कोई बॉडी है 40 किलोमीटर पे, टाइम जीरो पे, वो यहाँ पे 40 किलोमीटर दूरी पे है। टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है। देखो टाइम तो चेंज होता रहेगा, टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। वो पहले भी यहाँ भी टाइम पे, सपोज यहाँ 0, फिर हो गया 1 आवर, दिस इज 1 आवर, देन 2 आवर, देन 3 आवर, देन 4 आवर। तो हम नोटिस कर रहे हैं टाइम तो चेंज होता जा रहा है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, लेकिन जो बॉडी है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। वो पहले भी 40 किलोमीटर की दूरी पे थी, अभी भी 40 किलोमीटर की दूरी पे। इसका मतलब क्या? बॉडी रेस्ट पे है। दूसरा, अगर इसी ग्राफ में मैं थोड़ा सा चेंज करूं, जैसे ये दिस एक्सिस इज टाइम, दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज डिस्टेंस। ओके, सपोज इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं इस बार इस ग्राफ को ऐसे बना देता हूं। अब इसका क्या मतलब है? अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब है बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड लेंगे कांस्टेंट स्पीड। जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है, क्यों? एक हमें स्ट्रेट लाइन मिली। एक और इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी 0, क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है। तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इस ग्राफ को देख के जो हमें पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, बार बार वेलोसिटी निकल रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड। बॉडी की इनिशियल स्पीड 0 है, बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, मान लो इस बार मैं ग्राफ को यहां से स्टार्ट ना करके मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई और मैंने ऐसे बना दी। अब इसका क्या मतलब है? इसका फिर से ये मतलब है कि जो बॉडी है वो कैसी वेलोसिटी से मूव कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, सॉरी स्पीड। बॉडी अभी भी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बार बॉडी की जो इनिशियल स्पीड थी वो 0 नहीं है, दैट इज हैविंग सर्टेन वैल्यू। ओके, इनिशियल स्पीड इज नॉट 0। ओके, अच्छा अब एक काम करते हैं, मान लो अब मैं आपको इसकी जगह डिस्प्लेसमेंट, अच्छा हाँ, एक और इंफॉर्मेशन इस ग्राफ से जो हमें मिलती है, ये जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम। ये जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मैंने बनाया था केस, इसमें व्हाट इज दिस? दिस इज एंगल, सर्टेन एंगल थीटा। इसी को हम कहते हैं स्लोप। एक्चुअली स्लोप होता है tan थीटा,
लेकिन अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एट प्रेजेंट मैं इसे रेफर कर रहा हूं दैट थीटा इज द स्लोप। ओके, ये स्लोप किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? इट टेल्स अस अबाउट स्पीड, इट टेल्स अस अबाउट स्पीड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्टेंस, और हमारे पास हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि दो कार है, उन दो कार का आपको ऐसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, दिस इज कार ए, दिस इज कार बी, और हमसे पूछा है विच कार इज मूविंग फास्टर एंड विच कार इज स्लोअर। तो हमने देखा सपोज कार ए का जो एंगल बन रहा है वो थीटा 1 बन रहा है, और कार 2 दैट इज कार बी, उसका एंगल जो बन रहा है वो थीटा 2 बन रहा है। ठीक है, तो कार ए थीटा 1 एंगल बना रही है और कार बी थीटा 2 एंगल बना रही है। तो क्या हमें पता चल सकता है कौन सी कार तेज चल रही है? हाँ, बिल्कुल हमें पता चल जाएगा। देखो किसका एंगल ज्यादा है, कार बी का एंगल ज्यादा है, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो कार बी स्पीड ऑफ कार बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ कार ए। तो यहां से हमें क्या पता चला? अगर कभी ये पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके, यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड। ओके, तो हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है? स्लोप से स्पीड की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें स्पीड की इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेसिकली कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, मैंने आपको बताया था पहले भी, हम लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं और लीनियर मोशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? स्पीड की जगह अब हम वेलोसिटी की बात करेंगे। दिस इज टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम, एंड दिस इज वाई एक्सिस, यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, सेम चीजें हैं, बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन यहां अगर मैं कहूंगा व्हाट इज दिस, तो ये जो स्लोप है, ये जो थीटा है, ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? दिस इज द स्लोप एंड वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें सेम है। यहां हमें किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है? हमें वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट स्पीड टाइम ग्राफ एंड यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आते हैं हम स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। ओके, स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आने से पहले मैं एक और चीज बता देता हूं आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेते हैं। दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। देखिए अभी तो हमने क्या देखा था? हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी। क्या हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कर्व हो। सपोज दिस इज द कर्व दैट वी हैव गॉट। अब ये क्या है? क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? इट टेल्स अस इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। साथ ही साथ हम इसे एक और चीज कहते हैं, कह सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। अगर ये कर्व ऐसे हो, अब क्या कहेंगे? हाँ, फिर से सेम चीज, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर हमें कर्व मिलता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो हम उसे क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन। अब क्वेश्चन ये आता है क्या इन दोनों कर्व्स में कोई डिफरेंस है? दोनों कर्व है, हाँ दोनों कर्व है, दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और दोनों एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जैसे सपोज इसी ग्राफ में मैं यहां एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं, मैंने इसे नाम दे दिया दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो फर्स्ट से आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है? अगर आप देखो दिस ग्राफ, दिस कर्व 1, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट? यहां से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। फिर ये स्ट्रेट लाइन से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? स्ट्रेट लाइन से इंफॉर्मेशन मिलती है एक्सेलरेशन इज 0, वाई इज 0। याद करो मैंने आपसे कहा था जब एक स्ट्रेट लाइन मिलती है उस केस में हम क्या कहते हैं? इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, ऐसे केस में एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। लास्ट, अगर एक्सेल, इस केस में क्या होगा? इट इज डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और जब भी कभी वेलोसिटी डिक्रीज होती है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे जो है स्पीड टाइम ग्राफ, साथ ही साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ की जब हम बात करते हैं, स्पीड एंड दिस इज टाइम। देखो स्पीड टाइम ग्राफ की जब हम बात करते हैं, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, इसका क्या मतलब है? क्या अभी इसका मतलब है बॉडी इज एट रेस्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है बॉडी इज एट रेस्ट। सपोज एक बॉडी है जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, इस पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू सपोज 40 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब एक कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है वो रेस्ट पे है। ठीक है, तो 40 किलोमीटर पर आवर से अगर कोई कार चल रही है तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि वो रेस्ट पे है, वो मोशन में है। सो दिस इज नॉट रेस्ट, सो व्हाट वी आर गोइंग टू से कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, जब भी कभी एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, किसमें कह रहा हूं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तब हम कहेंगे बॉडी रेस्ट में। लेकिन अगर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है किसमें? स्पीड टाइम ग्राफ में, तब हम बिल्कुल नहीं कहेंगे वो रेस्ट में, हम क्या कहेंगे? इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। सपोज अब ये जो ग्राफ है ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन है, अब इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब है स्पीड इज चेंजिंग। इसे मैं बेटर तरीके से आपको बताता हूं, मैं इसकी जगह वेलोसिटी ले लेता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। वेलोसिटी, अब यहां से क्या आइडिया मिलता है? वेलोसिटी इज चेंजिंग, और जब भी कभी वेलोसिटी चेंज होती है उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन।
तो एक बात तो क्लियर हो गई, एक्सेलरेशन हो रहा है, पर कैसा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सो एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब क्या एक्सेलरेशन जो हमें ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, स्ट्रेट लाइन मिली, क्या हमें कर्व मिल सकता है? बिल्कुल, हमें कर्व भी मिल सकता है। सपोज अब हम देखते हैं कि हमें कर्व मिलता है, वी आर गेटिंग अ कर्व लाइक दिस। सो और या कर्व ऐसे भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले वाले केस में कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है बट इंक्रीजिंग। दूसरे वाले केस में क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है बट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, या जिसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं वेरिएबल रिटार्डेशन। इसे क्या कहेंगे? वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसे कह सकते हैं वेरिएबल रिटार्डेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ग्राफ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। अच्छा, क्या हमें, मैंने जो पिछला केस लिया था जिसमें मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई थी, क्या हमें कोई और इंफॉर्मेशन भी मिलती है इस ग्राफ से? हाँ, इस ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे ये मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया था, तो ये जो स्लोप होता है दिस थीटा, दिस इज कॉल्ड द स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये स्लोप किसकी इंफॉर्मेशन देता है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। तो आपको क्या याद रखना है? अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसमें जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो किसकी इंफॉर्मेशन देता है? एक्सेलरेशन की। साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन मिलती है हमें इस ग्राफ से। याद रखना, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ लेते हैं, सपोज एरिया अंडर द ग्राफ क्या है? सपोज एक बॉडी है, वो मूव कर रही है, उसका मोशन सपोज ऐसे है, द बॉडी इज मूविंग लाइक दिस। मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं और मैं एग्जांपल के साथ ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। Suppose the body is moving like this, okay? Then it stops. This is the velocity and this is time. This is velocity time graph. Suppose this is 0, this is 2, this is 4, and this is 6. Everything that is in seconds. And velocity that is in meter per second. और ये वैल्यू हम सपोज ले लेते हैं, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस केस में एक और चीज जो हमें इंफॉर्मेशन, जो एक और चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है, वो ये है एरिया अंडर द ग्राफ टेल्स यू अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब सपोज हमसे कोई पूछता है फर्स्ट 2 सेकंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे? याद रखो, मैं इस एरिया को, इस पोर्शन को शेड कर देता हूं। तो फर्स्ट 2 सेकंड के लिए ग्राफ ये है ना, दिस इज द ग्राफ। मैंने इसके नीचे का एरिया पूरा शेड कर दिया है। मींस ये जो एरिया है, शेडेड एरिया, अगर मैं इस एरिया को निकाल दूं तो मेरे पास किसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी? द शेडेड एरिया, दिस एरिया अंडर ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो शेडेड पोर्शन है किसकी इंफॉर्मेशन देता है? अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। हां, अब हम जितने पोर्शन को ले रहे हैं उतने पोर्शन का डिस्प्लेसमेंट आएगा। फर्स्ट 2 सेकंड, तो फर्स्ट 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर हम देखें ये क्या है? शेडेड पोर्शन, दिस इज अ ट्रायंगल। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? सो एरिया दैट इज इक्वल्स टू हाफ बेस, बेस इज 2 एंड द हाइट इज 10, दैट इज 10। सो व्हाट इज द एरिया? टेल्स अस, द एरिया टेल्स अस अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? हमें क्या पता चला? डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 10 मीटर। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि फर्स्ट 2 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उसका क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो हम कहेंगे दैट इज 10 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर वो थोड़ा क्वेश्चन को और मॉडिफाई करें, वो कहें कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन फर्स्ट 4 सेकंड, तो हम क्या करेंगे? अब हम इस पोर्शन को जो शेड किया है, हम इस वाले पोर्शन को भी शेड कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें फर्स्ट 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इसका 2 तरीके हैं। एक तो आपको दिख रहा है ये ट्रापीजियम है, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ये ट्रायंगल है और ये एक रेक्टेंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हम क्या करें? हम उसमें रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी विल बी हैविंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 सेकंड्स। ठीक है, मैं इसका शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल देता हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, what is the area of rectangle? That is length into breadth. Suppose this is the length, that is 10, and the breadth, this is 4 minus 2, that is 2, so that is 20 मीटर। तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट that is equals to this 10 मीटर प्लस 20 मीटर, that is equals to 30 मीटर। सो ये हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया कहाँ? फ्रॉम 0, this is from 0 to 4 seconds। ओके, ऐसे चाहो तो आप 0 to 6 सेकंड भी निकाल सकते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से 2 इंफॉर्मेशन मिली। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल्स अस अबाउट द एक्सेलरेशन एंड द एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस अबाउट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था, दैट वाज इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें देखनी है बाय ग्राफिकल मेथड। ये न्यूमेरिकल्स मैं आपको आगे भी कराऊंगा, तो जब हम ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे ऐसे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अब आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। ठीक है, कौन सी है वो इक्वेशन ऑफ मोशन? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखो, जब भी आप किसी चीज को ड्राइव करो, बेस्ट है उसे आप लिख लो ताकि आपको याद रहे आपको कैलकुलेट क्या करना है, नहीं तो आप डेविएट हो सकते हो। ठीक है,
अब यहां सबसे अच्छी बात क्या है, जब हम इसे ग्राफिकल मेथड से करते हैं तो जो हम अभी एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं दैट विल बी अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उस ग्राफ का यूज हम तीनों इक्वेशन के लिए करेंगे, मतलब सेम ग्राफ यूज होगा तीनों इक्वेशन के लिए। तो मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना देता हूं, दिस इज टाइम, दिस इज वेलोसिटी। ओके, एक बॉडी इस पॉइंट से स्टार्ट होकर ऐसे मूव कर रही है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, और सपोज टी टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो v हो जाती है। सो यहां से यहां तक का जो टाइम है दिस इज t, दिस टाइम इज t, और मैं इसे नाम दे देता हूं, सपोज दिस इज o, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c, दिस पॉइंट इज c। और ये वेलोसिटी b से लेके जो c तक की वेलोसिटी है इसे हम कहते हैं दिस वेलोसिटी दैट इज v, दिस वेलोसिटी इज v। और ये जो o से a तक जो वेलोसिटी है ये है u, दिस इज u। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम A से ये जो लाइन BC है इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। सो वी आर ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, और हम इसे भी एक नाम दे देते हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड लेट अस नेम दिस पॉइंट एज D। ओके, अब ये एक रेक्टेंगल बन गया है, ये एक ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। तो यहां हमारी कंक्लूजन क्या है, हम ये कह सकते हैं दिस OA दैट इज इक्वल्स टू CD दैट इज इक्वल्स टू U, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या है, यहां से यहां तक ये U है ना, दिस इज U। ओके, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, दिस BC दैट इज इक्वल्स टू V, और तीसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, दिस OC दैट इज इक्वल्स टू AD दैट इज इक्वल्स टू T, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन वी आर हैविंग। ओके, अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल्स टू u प्लस AT। क्वेश्चन ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कुछ लोगों के मन में ये आया होगा, सर इस ग्राफ को आपने, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है दिस ग्राफ, ये आपने O से स्टार्ट क्यों नहीं किया, O टू B क्यों नहीं लेके गए। देखो हम ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर रहे हैं। ओके, जब हम इसे ड्राइव करेंगे, अगर मैं इस पॉइंट को O से स्टार्ट करूंगा तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी, U विल बिकम 0, क्योंकि बॉडी कहां से स्टार्ट होगी, फ्रॉम रेस्ट, O का मतलब ओरिजिन दैट इज रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो U क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू AT। क्या रियलिटी में इक्वेशन v इक्वल्स टू AT है, नहीं ये नहीं होती, v इक्वल्स टू u प्लस AT है। और हम क्या करें, हमसे ड्राइव कर रहे हैं, अगर हम उसे v इक्वल्स टू AT ड्राइव करेंगे तो जो हमें तो पता है कि हम उसे 0 से स्टार्ट करें, लेकिन अगर कोई अननोन पर्सन है वो क्या सोचेगा, इसका फॉर्मूला v इक्वल्स टू AT होता है, तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसे 0 ना लेके हम इसे कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। वो पर्टिकुलर वैल्यू हमने क्या कंसीडर की है, दैट दिस वैल्यू इज u। ओके, इसलिए हमने ग्राफ O से स्टार्ट ना करके A से स्टार्ट किया है। ओके, अब आते हैं फर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन पे। तो फर्स्ट इक्वेशन की जब हम बात करते हैं, वी नो एज वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम u टू v, ठीक है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक बात पक्की है, एक्सेलरेशन हो रहा है। सो एक्सेलरेशन इज टेकिंग प्लेस, एक्सेलरेशन इज टेकिंग प्लेस। ओके, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अगर आप नोटिस करो तो पहले वेलोसिटी क्या थी, u थी, बाद में कितनी हो गई है, v हो गई है। तो चेंज कितने का हुआ, इतने से इतना हो गई है वेलोसिटी, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई है, तो इतने का चेंज हुआ ना। व्हाट इज दिस, दिस इज BD। तो चेंज कितने से हो गई है, पहले एक्चुअली ये CD थी, बाद में कितनी हो गई, BC हो गई, तो इतना ये चेंज है ना। सो दिस BD इज द चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं BD। एंड व्हाट इज द टाइम, टाइम कितना लगता है चेंज होने में, टाइम लगता है OC, दैट इज द टाइम। सो दिस इज द टाइम OC। ओके, अब क्वेश्चन आता है, क्या हमें BD की वैल्यू पता है, नहीं हमें BD की वैल्यू नहीं पता। क्या हम BD की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ। अगर हम BC में से CD को माइनस करें तो हमारे पास BD की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, A दैट इज इक्वल्स टू BD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज BC माइनस ऑफ CD अपॉन OC। अब क्या करते हैं, हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC इज V, सो वी आर पुटिंग द वैल्यू V माइनस CD कितना है, CD इज U माइनस ऑफ U अपॉन OC। व्हाट इज दिस OC, दैट इज T। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा A दैट इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। हमने दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो गया, दैट विल बिकम AT इक्वल्स टू V माइनस U। इस माइनस वाले U को अगर हम इक्वल्स टू के इधर शिफ्ट करें तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे V दैट इज इक्वल्स टू U प्लस AT, और यही होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। ओके, अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन देखो आप लोग, अगर ध्यान से इक्वेशन को देखो तो इक्वेशन क्या है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने देखा था अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। इसका मतलब जो हमारा ग्राफ है उसके अंडर जो भी एरिया है वो हम निकाल दें। तो ग्राफ के अंदर क्या पोर्शन है, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। तो इसके अंदर जितना भी एरिया है वो हमें निकालना होगा। दिस शेडेड पोर्शन, ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हम निकालना चाहते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एज डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ। अब हम एक चीज नोट करते हैं, ये जो पूरा फिगर है, ठीक है, इसे हम क्या ऐसा कंसीडर कर सकते हैं दैट ये वाला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट दिस इज अ रेक्टेंगल, और जो सेकंड वाला पार्ट है दिस इज अ ट्रायंगल।
तो हम क्या करते हैं, हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, वन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल्स टू, पहले मैं एक काम करता हूं, एरिया ऑफ किस पोर्शन का हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ग्राफ OABC, OABC, और ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट दिस S दैट इज इक्वल्स टू OABC। इसे मैं ब्रेक कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दैट इज एरिया, दिस इज एरिया ऑफ OADC प्लस एरिया ऑफ ABD, okay, so this is area of rectangle plus area of triangle, that is equals to, what is the area of rectangle, that is length into breadth, okay, suppose this is the length U and this is the breadth, okay, so we can write OA into OC, that is for this rectangle, okay, area of this rectangle, plus what is the area of the triangle, that is half, this is the base, that is AD, and this, what is the height is BD into BD, ओके। अब प्रॉब्लम क्या है, हमें BD की वैल्यू नहीं पता, लेकिन BD की वैल्यू क्या होगी, अगर हम BC में से CD को माइनस करें तो BD की वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसे क्या लिखेंगे अभी, एज इट इज OA इंटू OC प्लस हाफ AD, और BD की जगह हम क्या लिखेंगे, दैट इज BC माइनस CD, BC माइनस CD, ओके। अब हम इधर पुट कर देते हैं इसे, सो S दैट इज इक्वल्स टू OA की जगह क्या लिख सकते हैं, U, OC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, OC दैट इज T, UT प्लस हाफ AD, what is AD? AD is OC, that is T. So we can write T. Okay. What is BC minus CD? BC कितना है? That is V. And what is this CD? That is U. Minus of U. अब हमने देखा ये क्या सेकंड इक्वेशन है, नहीं अभी तो सेकंड इक्वेशन नहीं है, हाँ UT वाला पोर्शन हमारा आ चुका है, हाफ आ चुका है, लेकिन V माइनस U तो कहीं भी नहीं है, वहां A चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। सो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या लिख सकते हैं, v, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल्स टू u प्लस at, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं v माइनस ऑफ u दैट इज इक्वल्स टू 80, ओके। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई, v माइनस u इक्वल्स टू 80, मतलब इस v माइनस u की जगह हम क्या रख सकते हैं, 80, ओके। सो s दैट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, ओके, v माइनस u की जगह क्या आ गया, 80, 80 पहले से है तो क्या हो जाएगा, at स्क्वायर। सो दिस इज the second equation of motion that we wanted, so this is second equation of motion. I hope you have understood the second equation of motion. If you are having any problem, you can see it again, you can take the screenshot, you can see it, you can get your problem cleared, or you can ask me in the comment section. Okay, अब आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ओके, ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी क्या है, फिर से डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर है तो फिर से हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, दैट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, दैट दिस डिस्प्लेसमेंट S, आई एम राइटिंग हियर दिस डिस्प्लेसमेंट S दैट इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द ग्राफ O, दैट इज एरिया ऑफ ग्राफ, दैट इज OABC, दिस इज द ग्राफ। अब हम नोटिस करते हैं ये जो OABC जो हमने ऑलरेडी शेड किया हुआ है, क्या हम इसे पूरा एक कॉमन फिगर कंसीडर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इसे एक कॉमन फिगर कंसीडर करें, इस पूरे को हम एक ही माने, तो क्या हम कह सकते हैं दिस रिप्रेजेंट्स अ ट्रेपेजियम। हाँ, ट्रेपेजियम कैसे है, दो पैरेलल साइड्स, एक तो 4 साइड्स होनी चाहिए जिसमें से 2 साइड्स पैरेलल होनी चाहिए और ये उनके बीच की हाइट है, तो हम कह सकते हैं दिस इज अ ट्रेपेजियम। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दैट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो हम इसे क्या कंसीडर कर सकते हैं, ट्रेपेजियम। सो दैट इज एरिया ऑफ, so this is trapezium. So trapezium का एरिया क्या होता है, that is half sum of parallel sides, sum of parallel sides into height, so half, s is equals to half sum of parallel sides, यहाँ इधर से लिखता हूँ मैं, s that is equals to half, what is the sum of parallel sides, एक पैरेलल साइड है OA और दूसरी पैरेलल साइड क्या है, BC प्लस BC into height, what is the height is OC into OC, इसे हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, दैट इज हाफ OA, व्हाट इज OA इज U प्लस व्हाट इज BC, दैट इज V, एंड व्हाट इज दिस OC इज T इनटू T। हमने देखा थर्ड इक्वेशन को क्या कुछ मैच हो रहा है, नहीं अभी तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा, लेकिन हमें एक चीज पता है, थर्ड इक्वेशन में कहीं भी ये टाइम नहीं है, तो हम क्या चाहते हैं, इस टाइम को एलिमिनेट करना। याद रखो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में जब हमें कोई चीज एलिमिनेट करनी है, हमें वहां से हटानी है, तो हम किसका यूज करते हैं, हमेशा फर्स्ट इक्वेशन का। अब हम क्या करेंगे, इफ वी वांट टू एलिमिनेट दिस T, सो वी विल यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो by first equation of motion v equals to u plus at, okay, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं v minus u that is equals to 80, या हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे ये लिख सकते हैं that is v minus u upon a that is equals to t, ये हमें t की वैल्यू मिल गई।
इस टी की वैल्यू को अब हम पुट करेंगे, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस दैट इज इक्वल टू हाफ वी यू प्लस वी है, क्या इसे मैं वी प्लस यू लिखूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वी प्लस यू, और टी की जगह क्या आ गया, दैट इज वी माइनस यू अपॉन ए। अगर हम देखें ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसी फॉर्म है ना, तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो 2 और a है क्या हो जाएगा, 2a, इसे इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, सो दैट इज 2as दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर। इस u स्क्वायर को आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, v स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। You can take the screenshot if you want. I hope you have understood it. So students, the class is over.